इश्कबाज़ प्यार की जान चैप्टर 131 परेशान स्नेहल। चच में सब कुछ हो जाने के बाद दोनों को एक एक मैरिड कार्ड के तौर पर प्रफ दिया गया था। दोनों लेकर बाहर आए तो भर उजली पफूलों से सजी कार खड़ी थी। आर्या स्नेहल और अर्धाश को इस कार में बैठाया और वो कार आगे बढ़ गई थी। आर्या खुद की कार में बैठ गया था। स्नेहल अभी टेंशन में थी और अपने हाथों में पड़े वेडिंग प्रफ को देखा और विंडो के बाहर देखने लगी थी। अर्धाश स्नेहल के को देख रहा था, वो समझ रहा था स्नेहल बहुत परेशान है। आया कि एक प्रैंक ने कितना कुछ बदल के रख दिया था। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर में वो लोग घर पहुंचे। ड्राइवर दोनों के लिए दरवाज़ा खोला। वो दोनों को देख के बोला, हैव ए वंडरफुल वेडिंग लाइफ सर मैडम। अर्धाश स्नेहल दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा के बोले, थैंक यू सो मच। ड्राइवर कार की चाबी अर्धांश को दी और मुस्कुराकर चला गया था। ड्राइवर के जाते ही स्नेहल का शक्ल उतर गया था और अंदर आकर सीधा रूम को तरफ जाने लगी थी। अर्धाश उसके पीछे जाते हुए बोला, स्नेह हमारी। स्नेहल बिना पीछे मुड़े बोली, मुझे अकेले रहना है। स्नेहल रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर ली थी। अर्धाश वहीं खड़ा रह गया था। स्नेहल रूम में जाते ही हाथ में पकड़े वेडिंग डॉक्यूमेंट कार्ड थी और वो फ्लो पर ही सर पकड़ के बैठ गई थी। स्नेहल अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी पर कर ही नहीं पा रही थी। वो अपने बालों को नोचते होते हुए जोर से चिल्लाने लगी थी। रूम साउंड प्रफ होते अर्धाश को बाहर तक आवाज सुनाई दिया था। वो भागते हुए रूम के दरवाजे के पास जाकर खटखटाते हुए बोला, स्नेहल आप ठीक तो है? स्नेहल चिल्लाते हुए बोली, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं हुआ मुझे। अर्धाश बाहर से बोला, स्नेहल एक बार हमारी बात तो सुन ले। स्नेहल गुस्से में चिल्ला के बोली, नहीं सुनना, कुछ बोला ना। अक्ल चोरो डू। अर्धाश गहरी सांस लेकर लिविंग रूम में आकर बैठ गया था। स्नेहल खड़ी होकर बैग से सारा सामान फेंकते हुए बोली, आया मार डालूंगी मैं, बिना बताए बिना पूछे तुम्हें खुद से कैसे फैसला ले लिया। मैं घर पर क्या बोलूं, शादी हो गई है मेरी, बिना बताए, धोखे से, वो भी विदेश में। क्या बोलूं मम्मी को, तुमने जो शादी के सपने देखे थे एक आर्या के प्रैंक ने पूरा चौपट कर दिया है। पूरा रूम का सामान उथल पुथल कर चुरकी थी, यह तक कि अपना सामान भी इधर उधर फेंक चुकी थी। वो एक कोने में बैठ के सर प्रद के बोली, क्या क्या सोचा था, सब कुछ ठीक करना था यार मुझे। भाई को पढ़ना था, उसका फ्यूचर बनाना था, पापा खुद को अपनाने के लिए मनाना था। स्नेहल ना जाने ऐसे ही कितनी बातें वो बोलती रही, सोचती रही और बड़बड़ाते रही। अर्धाश भी इधर सोफे पर बैठे बैठे सोचने लगा, कितना परेशान हो गई है, हम क्या करें, हम समझ भी नहीं आ रहा है। ऐसे ही दोनों को सोचते सोचते घंटे निकला गए थे। स्नेहल सोचते सोचते सर फटा जा रहा था। स्नेहल जैसे ही खड़े होने लगी, ये हथेलियों में किसी नोखिली चीज से कट गया था और खून बहने लगा था। स्नेहल बिना ध्यान दिए टेबल के पास गई और अपना फोन उठाकर फिर उसी कोने में बैठ गई थी। वो प्रेयसी जी को कॉल लगा रही थी। दूसरी तरफ इंडिया में रात के 3 बज रहे थे। राजीव जी का फोन रिंग से नींद खुला। वो चश्मा पहनकर फोन देखे। वो स्नेहल का फोन देखकर प्रेयसी जी को उठाते हुए बोले, श्रीमती उठे, देखे स्नेहल का फोन आ रहा है, उठाए जल्दी से। प्रेयसी जी उठते हुए टाइम देखते हुए बोली, इतनी रात को स्नेह फोन कर रही है। राजीव जी फोन पकड़ाते हुए बोले, वहाँ तो अभी दिन ही होगा ना। स्नेहल ने दोबारा कॉल की तो प्रेयसी जी फोन उठा के बोली, बेटे सब ठीक है ना? स्नेहल ने कहा, मम्मा मैं बहुत परेशान हूँ। प्रेयसी जी घबराते हुए पूछी, तू ठीक है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना? स्नेहल ने कहा, मम्मा मैं ठीक हूँ। प्रेयसी जी चैन की सांस ली। स्नेहल ने कहा, मम्मा अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो जाए मुझसे तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? क्या तुम मुझे कभी प्यार नहीं करोगी? क्या मुझसे तुम्हारी बेटी होने का हक भी ले लोगी?
प्रेयसी जी ने कहा, बेटा तू क्या कह रही है, पागल है क्या? देखो बेटा, मेरा मानना है जनरेशन की हिसाब से माता पिता को भी चेंज होना चाहिए। तो बेटा पहले वाला जमाना नहीं है कि बच्चों की बिना पूरी बात बिना सुने अपना फैसला थोप से या ना बोलने पर छोड़ दे तुम्हें। स्नेहल ने कहा, मुझसे नफरत नहीं करना मम्मा, नहीं तो माई माँ जबूगी आपके बिना। प्रेयसी जी ने कहा, बेटा तू शांत हो जा, बता तो हुआ क्या है, तू इतनी परेशान क्यों है? स्नेहल ने कर्कश आवाज में बोली, शादी हो गई मेरी। 11। प्रेयसी जी शौक में बोली, क्या क्या कहा और किससे? स्नेहल ने कहा, अर्धाश से। प्रेयसी जी शौक में थी। स्नेहल सारी चीजें बताकर रोने लगी थी। प्रेयसी जी ने कहा, प्यार तो करते थे एक दूसरे से, शादी का भी सोचा होगा, जो रिश्ता बंध गया बांध लो बेटे। भगवान की क्या मर्जी होगी है कि को कुछ पता नहीं है। मुझे खुशी है तुम्हारे पास हिम्मत है सच बताने का। ना जी, मैं गुस्सा हूँ, ना ही कभी अलग करूँगी, पर मेरी शर्त है कि ये शादी हिंदू परंपरा से भी होगी, जब भी तुम आओगे तब। स्नेहल ने कहा, मैं अपना लूँ मम्मा, पर मैं इस चीज़ पर खड़ी नहीं रह पाई तो। प्रेयसी जी ने कहा, जो चीज़ अभी शुरू ही नहीं हुआ है कैसे सोच सकती हो? पहले अपने दिमाग से ये बात निकल दो और शांत हो जाओ, हम फोन रखते हूँ। प्रेयसी जी फोन रखती है और राजीव जी और सब चीजें बता दी थी। दूसरी तरफ स्नेहल अपना सर झुका के बैठी हुई थी। अर्धाश सोफे पर बैठे बैठे टाइम देखा, 3-4 घंटे बीत चुके थे स्नेहल को अपने आप को रूम में बंद किए हुए, और आर्या भी अभी तक घर नहीं आया था। आर्या दरवाजे की तरफ हुए बोला, बात किए बिना कुछ नहीं होगा, बात तो करना होगा। वो उठकर स्नेहल के दरवाजे के पास गया। वो दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, स्नेहल दरवाज़ा खोले। बात किए बिना ये सब ठीक नहीं होने वाला है, एक बार करके सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। ऐसे अपने आप को रूम में बंद कर लेने अगर ठीक होगा तो घंटों फल सॉल्व कर दिए होते। स्नेहल एक हाथ का सहारा लेकर उठी और बड़ी ही मसक्त से दरवाजे के पास पहुंच के धीरे से दरवाजा खोली। 132 आजादी का सल्यूशन। आजादी का सल्यूशन। अर्धांश उठकर स्नेहल के दरवाजे के पास गया था। अर्धांश दरवाजा खटखटाते हुए बोला, स्नेहल दरवाजा खोले, बात किए बिना ये सब ठीक नहीं होने वाला है। एक बार करके सब चीजें ठीक करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। ऐसे अपने आप को रूम में बंद कर लेने अगर ठीक होगा तो घंटों फल सॉल्व कर दिए होते। स्नेहल एक हाथ का सहारा लेकर उठी और बड़ी ही मसक्त से दरवाजे के पास पहुंच के धीरे से दरवाजा खोली और सर नीचे करके खड़ी हो गई थी। अर्धांश उसे ऊपर से नीचे तक देखा, बाल बिखरा हुआ था, आंखों फुली हुई थी, साफ पता चल रहा था बहुत ज्यादा रोई हुई थी। जब अर्धांश को नजर स्नेहल के हाथ पर गई वो डर गया। वो जल्दी से हाथ पकड़ के बोला, ये चोट, आप पागल हो गई है क्या? स्नेहल को दर्द का एहसास हुआ। वो हाथ खींचते 2 कदम पीछे चली गई थी। अर्धांश भी स्नेहल को तरफ कदम बढ़ाया। उसने जब कमरे का हाल देखा तब उसके होश ही उड़ गए थे। अब उसे पता चल चुका लगा था उसे कैसे चोट लगी थी हाथ में। वो हैरानी में बोला, स्नेहल हम मानते आपके साथ गलत हुआ है, पर अपने आप चोट पहुंचाने की जरूरत क्या थी? स्नेहल हाथ देख के धीरे से बोली, मुझे नहीं पता कब चोट लगी। अर्धांश सर पकड़ के बोला, स्नेहल हमें पता है प्यार करना अलग होता है और शादी अलग है। शादी अकेला डिसीजन नहीं होता, दोनों लोगों को एक रिश्ते में बांधता है। नहीं माननी ये शादी मत मानिए, कोई फौज नहीं कर रहा है आपको किसी भी रिश्ते में बंधे के लिए। आप पहले भी आज़ाद थी, आज भी आज़ाद है, और नहीं कभी हम आपको बांधने की कोशिश करेंगे। घर में भी आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सब पहले जैसा होगा। स्नेहल कुछ नहीं बोल रही थी, वो अभी भी सर झुका के खड़ी थी। अर्धांश स्नेहल को देख के गहरी सांस लिया और उसकी नज़र टेबल पर रखे शादी के पेपर्स पर गई। वो उसे उठाते हुए बोला, यही प्रॉब्लम है ना, हम अभी इसे फाड़ देते हैं। स्नेहल आंखें बड़ी करके जल्दी से आपका कदम बढ़ाकर रोकते हुए बोली,
नहीं, इसे नहीं पढ़िए। अर्धांश रुक गए था। स्नेहल उससे पेपर छीनते हुए बोली, जो भी है जैसा भी है, मैंने इस रिश्ते को अपना लिया है। अर्धांश शौक में था। स्नेहल टेबल पर रखे रिंग को फिर से उठाकर अपने उंगलियों में पहनते हुए बोली, मुझे बस माँ की टेंशन थी और मैंने शादी के बड़े में घर में बता दिया है, जब मेरी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे कुछ वक्त चाहिए। अर्धांश स्नेहल के सामने हाथ जोड़ के बोला, माफ करना स्नेहल आर्या। स्नेहल हाथ नीचे करके बोली, सॉरी, जिसे बोलना है वही बोलेगा, मुझे आपको बोलने को जरूरत नहीं है। स्नेहल नीचे झुक के सामान उठाते हुए बोली, मैं ये साफ कर दूंगी। अर्धांश स्नेहल का हाथ पकड़ के बोला, कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा ये सब, और आप हमसे नजरें मिला के बात कर और बताए किस चीज से चोट लगी है। स्नेहल नाक पोंछते हुए नामे सर हिला के बोली, नहीं पता है। अर्धांश एक नज़र पूरे रूम को देखकर कंधे से पकड़ते हुए बोला, चले मेरे साथ। स्नेहल टेबल से पेपर्स लेने लगी थी। अर्धांश सब कुछ उठते हुए बोला, हम उठा लेते हैं। पेपर्स उठा लेने के बाद स्नेहल को देखते हुए बोला, आपके कपड़े। स्नेहल अपने सामान के तरफ देखी, को सब कुछ बिखरा था, उसमें पानी और कांच के टुकड़े भी थे। अर्धांश स्नेहल के कंधे को पकड़ के बोला, कोई बात नहीं, चले आप मेरे साथ। अर्धांश रूम से निकल के सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में ले गया और बेड पर बैठते हुए बोला, आप यहीं बैठिए। अर्धांश अपने वार्डरोब में खोल के अपने कपड़े देखने लगा था, को एक बार पीछे मुड़ के देखा, फिर गहरी सांस लेकर अपनी उंगलियां फिरते हुए एक शर्ट और पैंट निकला के स्नेहल के पास जाकर देते हुए बोला, ये चेंज करके आए। स्नेहल अर्धांश को देखी। अर्धांश कपड़े की तरफ इशारा भरते हुए बोला, मेरे है चेंज करके आए, उसके बाद आपकी चोट साफ करेंगे। स्नेहल हाँ में सर हिला के कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई थी। कुछ देर के बाद स्नेहल झोले जैसे कपड़े पहन के जोकर को तरह बाहर आई। अर्धांश भी रूम के कपड़े चेंज कर चुका था। वो स्नेहल को देखा तो उसे हंसी आने लगी थी, पर हंसी रोक के वो स्नेहल को बेड तक लाया और बेड बैठाकर पहले पैंट फोल्ड करके पैरों पर किया और शर्ट के स्लीव भी फोल्ड करके ऊपर कर दिया था। तभी नौकर रूम के अंदर आके बोली, सा ये सामान जो आपने मंगाई थी। अर्धांश टेबल की तरफ इशारा करके बोला, यहाँ रख दे आप और नीचा का रूम अच्छे से साफ कर स्नेहल का सारा सामान इस रूम में शिफ्ट कर दीजिएगा कल तक, और आर्या को फोन करके पता की कहाँ है वो हाँ में सर हिलाई और नीचे चली गई थी। स्नेहल धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ अर्धांश, पहले उदास थी अब नहीं हूँ। अर्धांश स्नेहल का चोट साफ करते हुए बोला, हुक्म रानीसा का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। स्नेहल के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो दूसरी तरफ मुंह करके बोली, जल्दी पट्टी करे, मेरी आंखें लेहर रही हैं। अर्धांश मुस्कुरा कर है में सर हिला के बोला, ही हुक्म रानीसा। अर्धांश चोट साफ करते हुए बोला, स्नेह हम डॉक्टर के पास चलना चाहिए, अपनी बहुत गहरी चोट लगी है और आपने रो रो कर अपनी तबीयत भी खराब की हुई है। स्नेहल नामे हिलाए हुए बोली, मुझे नहीं जाना बाहर, बाहर गई तो शादी हो गई और अभी पता नहीं क्या होगा। अर्धांश वहां नॉर्मल पट्टी बांध के स्नेहल को उठते हुए बोला, हम हैं साथ, उठे चले हमारे साथ। स्नेहल नामे हिलाते हुए बोली, इन कपड़ों में। अर्धांश मुस्कुराकर बोला, जच रहे हैं आप पर। अर्धांश स्नेहल को जबरदस्ती उठाकर हॉस्पिटल ले गया था। डॉक्टर ने स्नेहल का चेकअप किया, उसके हाथों में 2 टाके लगाए और पट्टी बांधकर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। अर्धांश को डॉक्टर ने दवाइयों का स्लिप पकड़ाकर स्नेहल को छुट्टी दे दी थी। दोनों घर पहुंचे। मेड ने खाने को कहा, दोनों टेबल पर बैठ गए थे। मेड अर्धांश से बोली, सर आर्या सर डिड नॉट रिसीव कॉल्स। अर्धांश ने कहा, आई नो। अर्धांश उसे जाने को कहा और स्नेहल को खिलाने लगा था। स्नेहल चुपचाप खाना खाए। अर्धांश भी खाना खाया और स्नेहल को लेकर कमरे में चला गया था। स्नेहल को दवा दिया और लेटा दिया था और खुद भी उसके बगल में लेटकर पीछे से बाहों में भरते हुए बोला, सो जाए, ठीक लगेगा आपको। स्नेहल हाथ ऊपर करके देखते हुए बोली, छोटी सी चोट थी, फिर टाके क्यों लगाए डॉक्टर ने।
अर्धांश स्नेहल का हाथ नीचे करके चुप कराते हुए बोला, शी, आंखें बंद करे और सो जाए। कुछ ही देर में दोनों को नींद आ गई थी। आर्या का पता सिर्फ अर्धांश को था क्योंकि गार्ड आर्या का पीछा कर रहे थे। आर्या जानबूझ के किसी का फोन नहीं उठा रहा था, उसे पता था उसकी वॉट बहुत अच्छे तरीके से लगने वाली थी, इसलिए वो वहां से निकलने के बाद मूवी देखने हॉल आ गया था। वो 2 फिल्म देख चुका था और पता नहीं था कब तक देखने वाला था। 133 हम चाट। स्नेहल और अर्धांश सोए हुए थे। स्नेहल की नींद साम में जाकर खुली। वो थोड़ा हिलने की कोशिश की पर वो जरा सा भी हिल नहीं पाई थी। वो सर उठाकर देखी तो अर्धांश उसे कस के पकड़ा हुआ था। वो अपना सर नीचे करके फिर से आंखें बंद कर ली थी। कुछ देर बाद अर्धांश का फोन रिंग होने लगा था। वो झटके से उठकर बैठ गया था। वो जल्दी से फोन लेकर उठा, बोला, हाँ जतिन बोले। अर्धांश का पीए जतिन ने कहा, सर अर्जेंट मीटिंग के लिए आपको वापस आना होगा। अर्धांश स्नेहल को देखकर बोला, कब शेड्यूल हुई हैं? जाए ने कहा, सर आप बाहर है इसलिए हमने मीटिंग 3 दिन बाद की कराई है। अर्धांश ने कहा, ओके बुक द टिकट और कोई अपडेट? जतिन ने कहा, नो सर नो एनी अपडेट। अर्धांश फोन रखते कर स्नेहल को देख के बोला, मुझे भी उठा दिया होता। स्नेहल बेड से उठते हुए बोली, कब जाना है? अर्धांश गहरी सांस लेकर बोला, जरूरी मीटिंग्स है, 2 दिन बाद निकलना है। स्नेहल ने अर्धांश को देख के बोली, ठीक है। अर्धांश आगे बढ़ के स्नेहल का हाथ पकड़ के रोकते हुए बोला, रुक, कहाँ जा रही हैं आप? स्नेहल नामे सर हिला दी थी। अर्धांश स्नेहल के हाथ को झटके से खींच के बोला, बैठे, हमें बात करनी है। स्नेहल वहीं अर्धांश के बगल में बैठ गई थी। अर्धांश स्नेहल का दोनों हाथ पकड़ के बोला, स्नेहल शादी की बात आपने घर में बताई है, पर हम अभी नहीं बता सकते हैं। दादी सा परंपरा से हुई शादी पसंद है। जब उन्हें पता चलेगा कि हम दूसरे धर्म से शादी को है अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अभी ये बातें बताना सही नहीं होगा। जैसा चल रहा है चलने देते हैं। ये बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी। आप जैसे जीना चाहती है वैसे जी सकती है, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। जितना आगे बढ़ना है बढ़ी, अकेले बढ़े या हमारे साथ बढ़े, नहीं तो हमसे आगे ही क्यों न हो आप। हम साथ रहेंगे आपके, एक दोस्त की तरफ और पति की तरह भी। स्नेहल हमें सर हिला दी थी। अर्धांश ने कहा, हम अपना काम खत्म कर हर महीने आपसे मिलने आएंगे और आप भी कभी कभी हमसे मिलने आ सकती हैं। स्नेहल फिर से हमें सर हिला दी थी। अर्धांश स्नेहल को चीन पकड़ एक बोला, स्नेहल आप शांत क्यों हो गई है? हमने इतना कुछ कहा पर आपने एक शब्द भी नहीं कहा है। हम आपको ऐसे नहीं देख सकते हैं। स्नेहल हाथों के पट्टियों छेड़ते हुए बोली, सब तो आपने के दिया, मैं क्या बोलूं? मैंने पहले ही कहा कि मुझे वक्त चाहिए, मुझे अपने परिवार के लिए अभी बहुत कुछ करना, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूं हमेशा। हाँ, हम इतना पता है, हम कभी आपको धोखा नहीं देंगे। कैसे रिश्ते निभाते हैं धीरे धीरे सीख लूंगी, बस। अर्धांश मुस्कुराकर स्नेहल का सर चूम के बोला, ओके, प्राउड ऑफ यू। स्नेहल धीरे से अर्धांश के सीने पर सर रख ली थी। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद अर्धांश ने कहा, स्नेहल हम बहुत खुश है कि हम दोनों हमेशा के लिए साथ हो गए हैं। स्नेहल अपना सर उठाकर अर्धांश को देखी और मुस्कुराकर अपने होठों से अर्धांश के होठों को चूमे बोली, मैं भी। अर्धांश स्नेहल को गले लगा के बोला, आज हम अपने मासा और बाबासा को बहुत मिस कर रहे हैं, वो होते तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। स्नेहल अर्धांश का गाल छू के बोली, मेरी मम्मा भी तो आपकी मम्मा हुई ना, आप जब चाहे मम्मा से बात कर सकते हो। वो भी जितना मुझे और श्लोक को प्यार करती है उतना आपको भी करेगी, बस मेरी बुराई जब मम्मा करे तो कान बंद कर लेना। अर्धांश हंसते हुए बोला, नहीं, हम किसी के मुंह से अपनी बीवी को बुराई नहीं सुनेंगे। स्नेहल प्यार से बोली, हम गुड बॉय, अच्छे से रहना, अब बीवी हूँ गर्लफ्रेंड नहीं। अगर मैंने फूल और कलियों को आपके आसपास मंडराते हुए देखा तो पहले सर फोड़ूंगी, आपका रूम में आना बैन करूंगी और मैं खुद डेट पर जाऊंगी, याद रखना। अर्धांश ने आंखें बड़ी करके बोला, नहीं हुक्म रानी सा, हम ऐसी गलती तो कभी कर ही नहीं सकते।
स्नेहल भी प्यार से बोली, अर्धांश सब लड़की अपना हस्बैंड अपने पापा की तरह हस्बैंड चाहती है, पर मैं कभी पता ही नहीं कर पाई मेरे पापा कैसे है, न ही उनका प्यार मिला, न ही कभी उन्होंने मुझे गाइड किया। पर पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे आपसे उम्मीद करने लगी थी। मैं चाहती हूँ आप मुझे हर सिचुएशन में गाइड करो, जब डांटो तो गुस्से में भी मेरे लिए प्यार हो, मेरे सर पर हाथ फेरो तो लगे किसी बड़े का साया है मेरे ऊपर। याद है आपने मुझे स्टडी रूम में पहली बार डांटा था, मुझे आपने करियर पर ध्यान देने को कहा था। अर्धांश हाँ में सर हिला दिया था। स्नेहल मुस्कुराकर बोली, उस दिन मुझे लगा किसी अपने ने मुझे सही रास्ता दिखाया था। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि आप संभाल नहीं पाओगे। अर्धांश सर चूम के बोला, आई लव यू टू, आपके प्यार के लिए तो हमने अपना पूरा दिल खोल के बैठा है। स्नेहल ठहाके मार के हंसने लगी थी। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। रात का वक्त। अर्धांश आर्या को कॉल करते हुए बोला, आज अगर ये घर में नहीं दिखा ना तो हम इसे घर में घुसने नहीं देंगे। सुबह से किसी का फोन नहीं उठा रहा है, हमारी लिमिट्स भी चेक कर रहा है। स्नेहल मुंह हट के बोली, मैं तो पंखे से लटकाने का सोच रही हूँ। वो दोनों डिनर करके अपने कमरे में चले। स्नेहल विंडो के पास बैठते हुए बोली, मैं यही बैठती हूँ, आप प्लीज उसे कॉल करें, अब हम भी घबराहट हो रही है। अर्धांश एक हाथ से फोन मिलते हुए दूसरी हाथ कमर पर रखकर बोला, घबराने की जरूरत नहीं, वो सुबह से भी मूवी देख रहा है हॉल में। उसके पास कोई रास्ता नहीं है वापस लौटने के अलावा। 135 आर्या की कुटाई। चैप्टर आर्या की कुटाई। आर्या दर्द से करते हुए बोला, भाई सा, बहुत जोर की लगी, छोड़ दो भाई, हम आपके ही भाई हैं। अर्धांश एक बार और मरते हुए बोला, आप हमारे भाई हैं, तो आपकी समझ कहाँ गायब हो गई है। आर्या रेंगते हुए पीछे जाते हुए बोला, भाई सा अभी भी बहुत जोर की लगी है, अब आप एक बार और मरोगे तो हम यमराज जी से मिलकर आएंगे, छोड़ दो भाई सा। अर्धांश आंखें दिखा के उसके पास बढ़ के शर्ट का कॉलर पकड़ के झंझोरते हुए बोला, आर्या आपको किसने दिया है दो जिंदगियों का फैसला लेने का। आर्या अर्धांश का हाथ झटकते हुए बोला, क्या गलत किया है हमने? बिल्कुल सही किया है हमने, आप दोनों को न अपने बारे में सोचना ही नहीं है। स्नेहल दो अपने बारे में थोड़ा सोच भी ले, लेकिन आप तो कसम खा ली है आपको सबके बारे में सोचना है, लेकिन खुद के बारे में नहीं। हम सच बताए, आप दी से शादी कब करते? जब आयुषी की शादी हो जाती, वो प्रॉपर अच्छे तरीके जी रही है को नहीं ये देखते, और हम कैसे छूट सकते हैं? आप ना पहले मुझे कहीं सेट करोगे, हमारे लिए आर्ट गैलरी खोलते जहां हम चाहेंगे, उसके बाद हम एक अच्छी लड़की चूज करने में मदद करते, भी मेरी शादी करते। जब देखते कि सब कुछ सर हो चुका है तब जाके अपनी शादी के बारे में सोचते। आप हमसे अपना नेचर कैसे छुपाओगे भाई सा? आपके यही सब चक्कर में दी की फैमिली इंतजार करते करते कहीं और शादी करा देती, आप फिर से आके हो जाते, इसलिए हमने ये सब किया। अब आप हम सब के बारे में सोचने से पहले भाभी माँ के बारे में सोचोगे, अब खुद के लिए वक्त निकल कर भाभी को दोगे, इसलिए किया हमें ये सब। हमने आज के न्यूज़पेपर आज की चर्च के बारे में पढ़ा कि वहाँ जो शादी होती है वो कभी नहीं टूटी, तो हम ऐसा मौका कैसे छोड़ देते? तो हमने अपने दो दोस्तों के साथ प्लान बनाया, चर्च में डोनेशन देकर शादी का टाइम फिक्स कर लिया। अर्धांश गहरी सांस लेकर आर्या के बगल में बैठ के बोला, हमें खुशी है कि आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं, पर हमारी बात अलग है ना आर्या। आपने एक बार भी स्नेहल के बारे में नहीं सोचा। हर कोई आके फैसले नहीं मान सकते हैं ना, सबकी बात अलग होती है, फैसले अलग होते, सपने होते हैं। आर्या अर्धांश को देख के बोला, क्या दी आपसे शादी नहीं करती? आपसे, आप दोनों प्यार करते हो ना एक दूसरे से? अर्धांश सर पर हाथ रख के बोला, आर्या प्यार और शादी दोनों अलग है, पर हम दोनों के शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। आर्या दिल पर हाथ रख के बोला, बच गए, हमें लगा दी आपसे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। अर्धांश आंखें दिखाकर घूरा। आर्या दर्द से आंखें बंद करके खड़े होते हुए बोला, दी कहाँ है? अर्धांश उसे सहारा देते हुए बोला, अपने कमरे में। आर्या मुंह बना के बोला, भाई सा आपने बहुत मारा है, ये दर्द हम कैसे सहेंगे? अर्धांश बैठे उसे जाते हुए देख के कर मुस्कुरा रहा था।
आर्या अंदर जाकर गेस्ट रूम की तरफ जा रहा था। पीछे से अर्धांश गहरी सांस लेकर उठते हुए बोला, बेचारा सेकाई करनी पड़ेगी। वो भी अंदर जाने लगा था। आर्या गेस्ट रूम का दरवाजा नोक किया, ले वो दरवाजा अपने आप खुल गया था। वो अंदर जाते हुए बोला, दी। पर पूरा दरवाजा खुलते ही वो चौक के एक कोने में खड़ा हो गया था। अर्धांश जब अंदर आर्या को वैसे खड़े देख के बोला, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आर्या अर्धांश को देखकर बोला, भाई सा रूम। अर्धांश उसके पास जाके बोला, वही जो आप देख रहे हैं। आर्या ने कहा, ये दी ने किया है, क्या वो बहुत गुस्सा हैं? अर्धांश नामे सर हिला के बोला, चले अपने रूम जाए। आर्या थूक निगलते हुए बोला, पर दी। आर्या सीढ़ियों तक लाकर बोला, कल से मना, आप अभी वो सो गई होंगी, कमरे में जाए आते हैं हम थोड़ी देर में। आर्या उदास होके अपने कमरे की तरफ चला गया था। अर्धांश किचन में जाकर फ्रिज से आइस पैड निकला और आर्या के रूम की तरफ चला गया था। वो आर्या को एक किनारे खड़े देख के बोला, शर्ट उतार के लेटे, ठंडी पट्टी की सिकाई कर दे। आर्या मुंह बनाते हुए बोला, पहले मरते हैं, उसके बाद इलाज भी करते हो, ये बड़ी अच्छी बात है। अर्धांश आंखें दिखा के बोला, आप उल्टे काम करना बंद कर से उसके बाद हम भी आपको मारकर इलाज करना बंद कर देंगे। आर्या शर्ट खोल के लेट गया था। अर्धांश कुल पैड हाथों और पेट पर सिकाई करने लगा था। आर्या कराहते हुए बोला, यार ब्रो आराम से, आप हमारी दर्द काम नहीं करते हो, बढ़ा रहे हैं। अर्धांश ने कहा, शांत हो जाए नहीं तो और पिट जाएंगे आप। आर्या अचानक से उठते हुए बोला, भाई सा। अर्धांश स्प्रे लगाते हुए बोला, व्हाट? आर्या मासूम शकल बना के बोला, घर पर मत बताना को हमने आपको शादी करा दी, नहीं तो दादी सा और माँ सा ही जिंदा मार डालेंगे, कुछ और बहाना बना देना ना भाई। अर्धांश आर्या को देख के बोला, कोई जरूरत नहीं है घर पर बताने की, जब हम लगेगा बताना है तक बता देंगे, और दादी सा को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा, वैसे भी वो बीमार हैं। आर्या हाँ में सर हिलाया। अर्धांश आर्या का हाथ पकड़कर सर पर रख के बोला, हमारी कसम खा के बोले, किसी को नहीं कहेंगे, जब तक हम या स्नेहल ना कहें। आर्या आंखें बंद करके बोला, हम आपकी कसम खाते हैं हम किसी को नहीं बताएंगे। अर्धांश मुस्कुराकर बोला, गुड बॉय, अब बिना बकवास किए सो जाए। अर्धांश ब्लैंकेट उड़ाकर लाइट ऑफ किया और बाहर चला गया था। अर्धांश अपने रूम में आ गया था। स्नेहल अभी भी विंडो के पास खड़ी थी। अर्धांश पीछे से आकर स्नेहल को हग करके बोला, हमें लगा आप सो गई होंगी। स्नेहल नामे सर हिला के बोली, नहीं कमरा देख रहे थी, बहुत अच्छी है और बड़ी भी। अर्धांश मुस्कुराकर बोला, अच्छी बात है, आपको पसंद है तो, वैसे भी आपका ही है। स्नेहल हंसते हुए बोली, एक दिन में कितना कुछ बदल गया ना, पहले जो आपका था अब मेरा भी है, तब तो पूरी बेड मेरी, उसमें थोड़ी सी जगह आपकी, ठीक है, बाद में मुझसे लड़ाई नहीं करना। अर्धांश मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया था। कुछ देर की बातें के बाद दोनों बेड पर लेट गए थे। स्नेहल अपना एक पैर अर्धांश के ऊपर रख के आंखें बंद कर ली थी। अर्धांश सर उठाकर अपने पैरों को तरफ देखा, फिर स्नेहल को देखकर मुस्कुरा दिया था। वो उसको तरफ मुड़ के स्माइल करते हुए उसे देखने लगा था। कुछ देर में मुंह बनाकर आंखें खोल के बोली, अर्धांश। अर्धांश स्नेहल के चेहरे पर हाथ रख के बोला, हम बोले क्या हुआ? स्नेहल उसके तरफ मुड़ते हुए बोली, नींद नहीं आ रही है। अर्धांश मुस्कुराकर बोला, तो क्या कारण है आपको? स्नेहल मुंह बना के बोली, नहीं पता, कुछ करके सोला दो मुझे। अर्धांश अपना हाथ ऊपर उठा के बोला, कम क्लोजर। स्नेहल थूक निगलते हुए बोली, वो हम अभी, ऐसा, वो। अर्धांश पलके झपका के बोला, स्नेहल काम डाउन, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। स्नेहल झेप है वो दूसरी तरफ मुंह करके अपने दांतों तले जीभ काट ली थी। अर्धांश स्नेहल का कमर पकड़ के बोला, कम कॉल्स तो मी। स्नेहल हाँ में सर हिला के अर्धांश के करीब आकर अर्धांश के आंखों में देखने लगी थी। अर्धांश स्नेहल के सर सहलाने लगा था। कुछ सेकंड ही हुए से स्नेहल की सांसें बढ़ने लगी थी। वो अपने होठों को अर्धांश के होठों को छू ली थी। 136 स्नेहल की खुद की बेटाइन।
चैप्टर 136 स्नेहल की खुद की बेटाइम। स्नेहल अर्धांश के करीब आई, दोनों को एक दूसरे को सांसें महसूस हो रहे थे। अर्धांश अपनी उंगलियां स्नेहल के सर पर फिराने लगा था। स्नेहल अर्धांश के आंखों में देखने लगी थी। अर्धांश प्यार से बोला, क्लोज योर आइज। स्नेहल आंखों में देखते हुए खुद से बोली, इसकी आंखों में देखते ही मेरे दिमाग में उल-जुलूल हरकतें क्यों सोचने लगता है। इतनी अच्छी आंखें हैं इसलिए हमेशा तरह तरह के ग्लासेस पहनकर छुपा कर रखते हैं। गुड, वेरी गुड। नहीं तो आंखें देख के कितनी लड़कियां पीछे पड़ी होती, पर अब क्यों टेंशन ले रही है। अब तो ये पूरा का पूरा मेरा है। स्नेहल कुछ में सोचे के मुस्कुरा रही थी। अर्धांश स्नेहल के चेहरे के बदलते भाव को देख के मुस्कुरा रहा था। स्नेहल अभी भी खुद के मन में ही बातें कर रही थी। वो आगे बोली, धत पगली, क्या फालतू बात करती है। एक किस कर लूं। नहीं नहीं, क्या सोचेंगे, बोलेंगे आज जी शादी हुई और मैं कंट्रोल खो रही है। बैड मैनर्स स्नेहल, पर मेरा मन है ना किस करने का, कर ही लेती हूँ। अब तो शादी हो गई, अब तो हक से कर सकती हूँ। नहीं यार, प्लीज कर लेना, एक ही तो है। स्नेहल अपने सोच में गुम थी और न ही पलकें झपका रही थी और न ही कुछ भी बोल रही थी। उसके चेहरे पर कभी स्माइल आती हो, कभी कभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती या पाउट बना लेती थी। अर्धांश धीरे से बोला, स्नेह, क्या सोच रही हैं आप। स्नेहल कोई जवाब नहीं देती। अर्धांश मुस्कुरा कर फिर से बोलने के लिए मुंह खोलता कि स्नेहल अपने होठ अर्धांश के होठों पर रख दी थी। अर्धांश जम गया था। जब वो अपने होश में आया, स्नेहल अलग होने लगी थी कि अर्धांश स्नेहल का सर पकड़ लिया और उसे दूर जाने ही नहीं दिया। वो स्नेहल को कमर पकड़ के खुद में ऊपर कर लिया था। दोनों एक दूसरे को किस करने लगे थे। दोनों में से कोई रेडी ही नहीं था छोड़ने को। दोनों एक दूसरे को बेतहसा चूमे जा रहे थे। जब दोनों को सांसें उखड़ने लगी, दोनों के एक डायरी को छोड़ा और दोनों एक दूसरे के गले में अपना चेहरा छुपा लिया था। अर्धांश धीरे धीरे स्नेहल के गले पर किस करने लगा था। स्नेहल आंखें नीचे अर्धांश के टी शर्ट को मुट्ठी में कसी हुई थी। अर्धांश कुछ देर स्नेहल को परेशान कर लेने के बाद सर सहलाने लगा था। कुछ ही देर में स्नेहल सो चुकी थी। अर्धांश स्नेहल को अपने बगल में लेटाने लगा था, पर गलती से स्नेहल के टाके लगे हाथ दब गया था। स्नेहल नींद में ही बोली, आहे है। अर्धांश आराम से उसका हाथ तकिए पर रखा और लाइट ऑफ करके स्नेहल को बाहों में भरकर आंखें बंद कर लिया था। उसे भी थोड़े देर में नींद आ गई थी। सुबह का वक्त। आर्या स्नेहल को मनाने के चक्कर में जल्दी उठ के तैयारियां करने लग गया था। सुबह सुबह उसने स्नेहल के लिए फ्लावर के बुके मंगवाए थे, चॉकलेट और ना जाने कितनी चीजें लाया था, और सर्वेंट को बोल के स्नेहल के लिए नाश्ता भी बनवाया था। अर्धांश नीचे आकर पेपर लेकर पढ़ने लगा था। आर्या बाहर आकर सिर्फ अर्धांश को देख के बोला, ब्रो आप अकेले क्यों हो, दी कहाँ है, बाहर गार्डन में गई है क्या। अर्धांश अपना पेपर पर ध्यान तेरे हुए बोला, नहीं सो रही हैं। आर्या मुंह बना के बोला, तो आपको लेकर आना चाहिए था ना आपको।